या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। जोरदार करतल दुनिया हो जाए। दंतेवाड़ा आपके लिए, पूरा बस्तर आपके लिए और यहां के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, सभी समस्त पधारे गणमान्यों के लिए नमस्कार। मेरा नाम है नितेश गर्ग और हरि भूमि और INS 24/7 की टीम पहुंच चुकी है दंतेवाड़ा। आज वोट यात्रा कार्यक्रम के तहत हम जानेंगे कि यहां पिछले 4 सालों में क्या काम हुए। 4.5 सालों में यहां भीमा मंडावी जी भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में यहां की विधानसभा सीट आई। इसी का विश्लेषण होगा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर घेरने वाली है कांग्रेस को और आगामी चुनाव को लेकर विकास के तमाम तरह के मुद्दे क्या होने वाले हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनिया हो जाए, इसके बाद फिर हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से तुलिका कर्मा जी जिला पंचायत अध्यक्ष पधारी हैं। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत करें। जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि खड़े होकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्नेह स्वीकार करेंगे। अवधेश गौतम जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष पधारे हुए हैं हमारे बीच। नंदलाल मुडामी जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हैं। नवीन विश्वकर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष। भीमसेन मंडावी जी हैं, CPI जिला अध्यक्ष। जितेंद्र सोरी जी हैं, जनपद उपाध्यक्ष। बल्लू भवानी हैं, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष। सुखदेव नाग हैं हमारे पास, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सबसे पहले रुख करूंगा भारतीय जनता पार्टी का और जानूंगा कि आपके हाथ से सीट क्यों छिटकी और छिटकने के बाद कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि ये सही नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले INH की जो टीम है आज जो ये कार्यक्रम करवा रही है दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा विधानसभा में, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसका अभिनंदन करते हैं। और जो कांग्रेस की पार्टी है वो लोक लुभावने वादे करके छत्तीसगढ़ में सरकार जरूर बनाई, लेकिन उनके एक भी वादे 36 प्रकार के वादे किए कि हम कर्ज माफी कर देंगे, हम युवा बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, ऐसे तरह तरह के वादे किए, लेकिन एक भी ऐसा वादा ये बता दें जिसको पूरा किए। दूसरी बड़ी बात, दंतेवाड़ा जिला जिस विधानसभा से अपन आते, दंतेवाड़ा जिला में एक भी ऐसा काम जो हमको बताएं कि हम दंतेवाड़ा जिला में विकास किए हैं। छत्तीसगढ़ में और दंतेवाड़ा जिला में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने काम किया वो पूरे देश और विश्व में जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिला में एजुकेशन सिटी जावंगा की बात आप देख लीजिएगा, किस तरह के इसको विश्व स्तरीय इतना अच्छा काम किया था, तो फिर आपकी सरकार को इतनी हार क्यों मिली आपकी पार्टी को? नहीं, हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार बेहतर काम की और निश्चित रूप से 15 साल के काम का जनता बहुत अच्छा सा क्या निर्णय देगा आने वाले समय में, क्योंकि 15 साल में बेहतर काम किए। और अभी जो 5 साल का जो शासनकाल है बदलने के बाद इनको लगा, इन लोगों के जो कांग्रेस सरकार का जो क्रियाकलाप है उससे जनता पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। मैंने यही कह रहा था कि एजुकेशन सिटी जावंगा पूरा विश्व ख्याति प्राप्त है। एक ऐसा नाम बता दें, मेरे पास तो पूरा, हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी के बोलने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं गिनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार के पास ऐसा एक भी योजना बता दे जो धरातल पे दिख रही है। आप यहां पर सड़कों का हाल बदहाल है, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को देख लीजिए, पूरे क्षेत्र में हॉस्पिटलों का स्थिति बहुत ठीक है। एक भी काम ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? एक भी काम नहीं हुआ, आवाज में दम नहीं। क्या आप इनकी बात से सहमत? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? तो चलिए नब्ज तोलते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की। बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ चल रहा है, बताइए, और आप किन योजनाओं के आधार पर पहुंचेंगे इस बार। मैं आज INS चैनल का धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मुडामी जी भी बोल रहे थे, 15 साल बनाम हमारा जो 5 साल रहा, इन 5 वर्षों में यहाँ की जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, बुनियादी जो जरूरत थी, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया। ये दंतेवाड़ा जो नक्सलवाद के नाम से जाना था, जहां लोग यहाँ आते नहीं थे, उस दंतेवाड़ा में यदि आज अमन चैन दिख रहा है तो कांग्रेस सरकार की देन है। यहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जो गरीब बच्चे जो इंग्लिश
नहीं पढ़ पाते थे, उनके अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा नहीं पाते थे, उनके लिए हमारी सरकार ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया। यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए, चाहे आज देखिए दंतेवाड़ा में डिनेक्स फैक्ट्री नहीं दिखता, जाके देख लें, चश्मा लगा के देख लें, 5 डिनेक्स फैक्ट्री चल रहा है यहाँ पे दंतेवाड़ा में, 5 डिनेक्स फैक्ट्री चल रही है। आप गीदम ब्लॉक में 4 है और एक कटे कल्याण में चल रही है, कुछ दिनों में कुआकोंडा भी चालू हो जाएगा। हमने रोजगार देने का काम किया है, चाहे डिनेक्स में हो, आज सैकड़ों की संख्या में एक समूह, डिनेक्स समूह में महिलाएं काम कर रही हैं। आज गांव में देवगुड़िया हमने बना के दी, पहली बार, जो कभी नहीं हुआ। आदिवासी संस्कृति में देवगुड़ियों को बहुत बड़ा महत्व था, जो जंगलों में खुले आसमान में बैठे थे, लेकिन हमारी सरकार के बाद देवगुड़ी निर्माण हुआ। चाहे आप देख लीजिए, आत्मानंद स्कूल देख लीजिए, आज इनके सरकार में 7 प्रकार की वनोपज खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार की वनोपज खरीदी हो रही है। और जो भूमिहीन किसान थे, जिनको बिल्कुल नहीं मिलता था कि सरकार में, हमारी सरकार ने, जो यहाँ के पुजारी, पेरमा, गुनिया, जो नाई, धोबी, जो परंपरागत जो काम करते थे, उनको 7,000 रुपया हमने साल में देने का काम। ठीक है, आपने इतनी सारी योजनाएं गिनी, आपने 2 बड़ी बात कही कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और डेनेक्स को लेकर। पहली बात आपसे जानना चाहूंगा, अगर सुरक्षा व्यवस्था है तो अरनपुर में क्या हुआ? दूसरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर डेनेक्स में है तो डेनेक्स का एक भी स्थानीय प्लांट यहाँ पे क्यों नहीं है? सुनिए, नक्सलवाद, जो जैसे मैं स्वयं भी पीड़ित हूं नक्सलवाद से, हमारे मुड़ामी जी बैठे भी पीड़ित नक्सलवाद से। कितनी घटनाएं होती थी नक्सलवाद में, हमारे घर में हमला हो रहा, आप केंदू से निकलते थे, दंतेवाड़ा पहुंचना मतलब बहुत बड़ी बात थी। आज वो आतंक का जो साया है, निश्चित तौर पे भूपेश सरकार की ताकत से, हमारे प्रशासन की ताकत से नक्सलवाद पीछे ढकेल के आए हम लोग। आज आप फ्री होकर के दंतेवाड़ा में अमन चैन से आप घूम फिर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और रही बात डिनेक्स फैक्ट्री से, निश्चित तौर पे दंतेवाड़ा 5 डिनेक्स फैक्ट्रियों से जो हमारी महिला बहनें हैं, महिला स्वतंत्र समूह की बहनें हैं, उनको लगभग 7 से 8,000 रुपया महीने मिल रहा है। और एक डिनेक्स फैक्ट्री में 100 से 150 लोग काम करती हैं, जो करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर चुकी हैं अभी तक। करोड़ों रुपए का व्यवसाय करती है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधियों से मैं जानना चाहूंगा कि इनके दावे सही हैं? देखिए, वैसे दंतेवाड़ा जो है ये नवाचार का गढ़ रहा है। विगत 15 वर्षों की सरकार में यहाँ ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा है जिसमें हर 3 से 4 नवाचार इस दंतेवाड़ा में नहीं हुए हों। तो हम ये कह सकते हैं कि विगत 15 वर्षों की सरकार में बेहतरीन काम दंतेवाड़ा में हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि विगत 4 वर्षों में यहाँ पर दंतेवाड़ा विकास शून्य हो चुका है। लगभग सारी योजनाएं फ्लॉप हैं, कोई भी काम विकास का नहीं हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। इन्होंने तो बताया कि इतने सारे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, डेनेक्स में रोजगार मिल रहा है, सुरक्षा में अब आप खुलकर घूम सकते हैं, 15 साल आप असुरक्षित थे। इन्होंने कहा 100 व्यक्तियों को वहां रोजगार दे रहा है। एक संस्था केवल युवा, जो केवल यहाँ पर एजुकेशन सिटी में थी, जिसमें युवाओं को 1000 युवाओं को रोजगार दिया जा रहा था, वो दुर्भाग्य से ही वो पूरी योजना ही बंद कर दी गई। ये जो डेनेक्स के बारे में बता रहे हैं, अभी संस्था थी शक्ति के सारे सामानों को ले जाकर डेनेक्स में फिट कर दिया गया, नई बोतल में पुरानी शराब। ठीक है, जनता के बीच चलेंगे। जीवनानंद जी यहाँ पर आइए और पूछे क्या डेनेक्स को लेकर संतुष्ट हैं? इस समय जो डेनेक्स का काम चल रहा है उसको लेकर क्या स्थानीयों को रोजगार मिल रहा है? इधर आइए और पूछिए, विश्लेषण करिए। भदौरिया जी इधर आप आइए और डेनेक्स को लेकर जानिए कि क्या कुछ है। ये शहीद महेंद्रवा के गढ़ माना जाता है। अगर यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए, किस तरह से विकास की गति हुई बताइए। अगर डेनेक्स की बात अगला वाला बता रहे हैं जो महोदय, कितना सही मानते हैं? दंतेवाड़ा में डेनेक्स की कितनी दुकानें हैं? दंतेवाड़ा मुख्यालय में है कि गीदम में है कि नकुलनार में है, बचेली है कि रंदुल है, कहाँ पे है? एक भी डेनेक्स की कोई भी दुकान दंतेवाड़ा जिले में नहीं है। डेनेक्स एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो शक्ति केंद्र हुआ करता था, वहाँ की सारी मशीनें ले जाके वहां पे खाली लेबल लगा रही है कांग्रेस पार्टी। डेनेक्स कुछ नहीं, एक भ्रष्टाचार का अड्डा डेनेक्स है। ठीक है, जीवानंद जी एक बार इस तरफ से भी मत लीजिए कि डेनेक्स को लेकर क्या वाकई स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है? निश्चित रूप से हमारे जो सहयोगी ये बता रहे थे डेनेक्स में कुछ काम नहीं हुआ। आप में कोई बताना चाहते हैं डेनेक्स में कुछ काम हुआ है? बताओ ना। डेनेक्स में इतनी महिला लोगों को, समूह लोगों को रोजगार दिया गया है। ये क्या सीए है क्या? बीजेपी के नेता लोग भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार को पैमाना होता है। ये आरोप कैसे लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है? यहाँ का कपड़ा, बस्तर का कपड़ा बम्बे दिल्ली जाके वहाँ बेच के वहाँ से पैसा लग, यहाँ के रोज महिला समूह को पैसा दिया जा रहा है, उनके खाते में पैसा अकाउंट डाला जा रहा है। ये बीजेपी के नेता लोग क्या ऐसी है? डेनेक्स के अलावा भी यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पे लोहा खदान है, कितना विकास मानते हैं? बहुत विकास हुआ डेनेक्स के माध्यम से। डेनेक्स ने गोबर के माध्यम से
यहाँ के 100 चलिए अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो इन्होंने बड़ा दावा किया है कि डेनेक्स को लेकर ठीक है। ये शौचालय बनाया है ना, वो आदमी शौच नहीं कर रहा है, मुर्गी शौच कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डेनेक्स को लेकर 2 दावे हुए। उन्होंने कहा कि इतनी सारी जगह गिनाई। कर्मा जी, आप तो खुद इतने समय से आपके पिताजी ने यहाँ के विकास के लिए बहुत काम किए। डेनेक्स को लेकर आपको नहीं लगता कि थोड़ी नाइंसाफी है? यहाँ पे स्टोर होने चाहिए, तमाम चीजें होनी। सर देखिए वहाँ पे हाँ डेनेक्स का जो डेनेक्स जो फैक्ट्री डली है, पहले तो उसको लॉन्च किया जा रहा था और जिस कंपनी से उसको एमओयू किया गया था तो वो बाहर की कंपनी थी। पहले आप ये बताइए 15 साल में आपने कौन सा एक भी फैक्ट्री खोल के दिया? ये एक गिना दीजिए। इनके पास गिनाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। जो हमारा अच्छा कार्य हो रहा है इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनमें पेट में दर्द है कि भैया जो 400 महिला हर डेनेक्स में काम कर रही है, अरे इनकी तो पूरी परिवार को हमने आत्मनिर्भर किया, हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये कहां से कर पाएंगे? क्योंकि सारी जो दंतेवाड़ा की जिला है या छत्तीसगढ़ की पूरी जनता है वो मालूम है आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली, क्योंकि उन्होंने जमीन स्तर से लेकर के चाहे वो हर वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, युवा हो, आप कहेंगे कि बुजुर्गों से लेकर के हर वर्ग को, हर रिलीजन को उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्थान दिया है, ऊंचे स्थान पर बैठाया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। 15 साल आपको भी मौका मिला, आपने क्यों नहीं किया? चलिए 15 साल में मैं बता देती हूँ आपको, 15 साल में हम लोगों ने युवा रोजगार में 400 भर्तियां की, बस्तर फाइटर की। आपने किया? नहीं किया। ठीक, उसके बाद आपने बोला स्कूल को लेकर के हमारे आदरणीय मोरामी जी ने कहा कि हमारे पास स्कूल में आप आस्था में जो एजुकेशन हब है, हम आज भी उस एजुकेशन हब में, आपने तो एजुकेशन हब डाला, हम लोग ने बाइजू की कोचिंग को वहां लाइनअप किया, टाई अप किया। ये काम हम लोगों की सरकार ने किया है। ठीक है, और दूसरी बात, और कहीं आप कहते हैं एजुकेशन की कि 3000 स्कूल जो भाजपा सरकार में नक्सलियों के द्वारा बंद थी, आज 3000 स्कूल खुल चुके हैं और आश्रमों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है भाजपा कांग्रेस पार्टी के प्रति और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति। जी, बड़े बड़े दावे हैं विकास के। हमारे पास अन्य मोर्चा भी है सीपीआई से। बताएं आपकी कितना दावों में दम है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने लंबे समय से शासन किया, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इन लोग वापसी में लड़ रहे हैं। कोई 15 साल का गिना रहा है, कोई 4.5 साल का गिना रहा है। दोनों तो वही है, चट्टे बट्टे ही मान के चलिए, है ना? देखिए, ये चट्टे बट्टे हैं, तो इनके साथ आपने इंडिया गठबंधन में सहमति क्यों बनाई है? सुनिए, अभी वर्तमान में अभी कांग्रेस सरकार वादा की है, एक भी वादा उन्होंने सही नहीं की है ना? देखिए, पूरा कर्मचारियों को, अनियमित कर्मियों को पूरा नियमित करूंगा, रेगुलर करूंगा, ये भी हम नहीं बोल रहे भाई, उनका घोषणा पत्र में है। और देखिए, आप स्कूलों को खाली विकास की बात कह रहे हैं, खाली पुल रोड बनाने से विकास नहीं होता भैया, इसमें है ना? क्या करने से विकास होता है? देखिए, इसमें हमको शिक्षा का भी अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। आप देख, उन्होंने बोला हमने बायजूस जैसा सेंटर लाया, आत्मानंद स्कूल खोले, आश्रम खोले, स्वास्थ्य की। आपको लगता है कि ये सब झूठा है? वो सुनिए, आप उस समय सलव जुडूम के समय रोड किनारे अंदर आश्रम में था, है ना? आश्रम में था, उसको कहाँ रोड किनारे मेरा पोटाली बुरगुम हमारे कटे कल्याण का एक एकलव्य था, उसको जाऊंगा में शिफ्ट किए। ये क्या विकास होती है? हाँ, ये विकास होती है। आप सुनिए, आप सुनिए, अभी कैबिनेट मंत्री ने बोलते हैं कि हमने सलवजुडुम का समय अंदर का स्कूल रोड किनारे लाया गया तो उसको फिर से हमने वापस किया गया, बोलते हैं। ऐसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो कहीं वापस तो हुआ ही नहीं है। हमने कटकेलान का एक लिखता, हजारों जनता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ना कांग्रेस सुन रहे हैं ना पूरे बीजेपी सरकार, तो उस समय उन लोग भी नहीं सुने। लेकिन कहाँ सब झूठ है। सर, ये भारत देश में एक चीज बोला चाहता है, द यूथ पावर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वर्तमान सरकार ने तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इन्होंने चुनाव जीतते ही क्या बोला था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दी। भत्ता कब दे रहे? 4.5 साल इन्होंने दिया नहीं। अब चुनाव पहुंचा तो बेरोजगारी भत्ता दिए, उसमें भी आधे से पूरे कट गए। पहली बात। और दूसरी बात सर, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो निर्दोष जो आदिवासी है जो जेल में बंद है उनको रिहा करेंगे। निर्दोष को तो रिहा नहीं किए, लेकिन जो निर्दोष आदिवासी उनको जेल में डाल दिए। और सर और जो दंतेवाड़ा की बात है, यहाँ तो जो रोजगार का जो साधन था, बीपीओ सेंटर, जो अंदरूनी क्षेत्र से आते थे रोजगार करते, तो बीपीओ सेंटर ही बंद कर दिए। अभी ई रिक्शा चालक का अभी जो होता है वो भी बंद है अभी पूरा। तो
वर्तमान सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं नहीं है। वर्तमान सरकार से थोड़ी टेक्निकल ग्लिंचेस हैं, हम बैटरी चेंज करेंगे। डेनेक्स को लेकर बात तो हुई ही, बीपीओ सेंटर को लेकर बड़े वादे कर रहे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधियां। एक बात बताइए, 2500 लोगों को ऐसा कहा गया कि कलेक्टर सौरभ कुमार थे जब उन्होंने बीपीओ सेंटर बनाया, 2500 स्थानीयों को रोजगार मिलता था, आपके आने के बाद ठप्प पड़ गया, क्या सच्चाई है? सच्चाई कुछ नहीं है। जब चुनाव आया था ना, युवाओं को गुमराह करने के लिए 2 महीना पहले बीपीओ सेंटर खोला गया था। उसका 15 साल क्यों नहीं खोले भाई? एनएफडीसी का पैसा था तुम्हारे पास, अपने पास नहीं तो खोले तो आपने बंद क्यों किया? बंद करने का तर्क क्या है? नहीं था भाई, युवाओं का उसमें कोई भविष्य नहीं था, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। तो आपने फिर उनका भविष्य कहाँ गढ़ा, कहाँ सवार? अभी सवार है, आईआईटी में पूरे बच्चे आईआईटी पास कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बीपी को वो नहीं था, उचित नहीं था उनका। बीपीओ बंद करने का आधार ये दे रहे हैं, आप लोगों का क्या तर्क है कि बीपीओ सेंटर बंद करके सही किया कि गलत किया? देखिए भाई साहब, ये बीपीओ की बात कर रहे हैं। बीपीओ कॉल सेंटर यदि भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो ये खुद बंद करने का पाप किए, उसके लिए इनको जनता से माफी मांगना चाहिए। और मैं बात करूंगा दंतेवाड़ा जिले की। ये वही जिला है जहां पर बड़े बड़े हमारे देश से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सुपर 30 के आनंद सिंह और सुभाष चंद्रा जैसी हस्तियां, ये नवाचार का एक गढ़ था। लेकिन जिस दिन से यहां पर कांग्रेस की सरकार और दंतेवाड़ा सीट मैं आपको बताना चाहूंगा, गिफ्ट में इस सरकार ने भूपेश बघेल ने दिया है, जनता ने आपको 2018 में नकार दिया था। ये वही दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के काम पे जनता ने मोहर लगाई थी। आज आप यहां से कटे कल्याण जाइए, वहां के हॉस्पिटल की छत गिर रही है। दंतेवाड़ा अस्पताल चले जाइए, दंतेवाड़ा का अस्पताल जर्जर स्थिति में पड़ा है। ये बात कर रहे हैं विकास की। आज शिक्षा जो मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, आज उस शिक्षा की नगरी एजुकेशन सिटी जावंगा को बर्बाद कर दिया है। कि आप पालनार चले जाइए, कुआकोंडा चले जाइए, जहां पर पोटा केबिन आश्रमों के जाल भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्थापित हुए थे, आज वो जगह बंद हो चुकी हैं। वहां पर शिक्षा में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई भतीजा वाद से वहां पर नियुक्तियां हो रही हैं। मैं बात करूंगा आपको हमारे प्रधानमंत्री आवास की। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले, लेकिन इन्होंने दंते की जनता को मकान छीनने का पाप किया है। आप गंगा जल की कसम खाकर 36 वादे लेकर इस छत्तीसगढ़ में आए थे और आपके उप मुख्यमंत्री यहां पर बोलते हैं कि हमने 12 वादे पूरे किए। अरे भाई साहब, आपका कहां पर है बेरोजगारी भत्ता, कहां पर है कर्ज माफी? ठीक है, तमाम तरह के आम आदमी पार्टी, नवोदित दल हमारे बीच में, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी ने भी मुद्दे गिनाए। आपको क्या लगता है विकास संबंधी क्या कार्य हुए? जो दावे कांग्रेस की तरफ से बड़े हैं, या आम आदमी पार्टी केंद्र में इकट्ठा है तो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, बीजेपी 15 साल राज करने के बाद भी आज एजुकेशन सिटी बनाए, ये कहते हैं, ठीक है बनाए, लेकिन वहां पर सेटअप है कि नहीं, कभी किसी ने पूछा है? सेटअप नहीं है तो वहां पर आप कांग्रेस का समर्थन, क्या कांग्रेस के कालकाल में सेटअप आ गया? नहीं, किसी के काल में अभी तक सेटअप नहीं है। नहीं, अभी तक सेटअप नहीं है, सेटअप नहीं है, ये दावे के साथ मैं बोलता हूं। क्योंकि शिक्षक यहां से वहां उधारी में ले जाकर पढ़ाते हैं, यहां के बच्चे का भी एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, वहां के बच्चे का भी हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी वाले शुरू किए, कांग्रेस वाले उसके साथी हैं। ये एजुकेशन का एक स्थिति ऐसी है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं यहाँ का बिल्डिंग ऐसा, वहां का बिल्डिंग, किसके राज में बिल्डिंग बना? बीजेपी के राज में बिल्डिंग बना। कितना खराब है बीजेपी वाले, आज कांग्रेस वालों को बदनाम करें। ठीक है, कांग्रेस वाला ने अभी जो बिल्डिंग बनाया होगा आने वाले समय में टूटेगा, वो गिरेगा तो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन 15 साल आपने कैसा करप्ट करके बिल्डिंग बनाया है? तो कांग्रेस ने बहुत सही काम किया। देखिए, कांग्रेस का भी काम कर रहे हैं, उस काम क्या है को हमको जो दिख रहा है। उनका काम यह है कि रोको छेको फोको। फोको क्या है? गाय बैला को रोको छेको फोको। फोको मतलब फोका, उनका फोका वाला काम है। दूसरी बात, उन लोग गाय गोबर की बात करते हैं। उनका जो आज जितना भी गाय रक्षण के लिए जो शेड बनाए हो, कहां पता नहीं, 1 टन लाड़ी कुड़िया है, बस 1 टन, और बस इतनी है और कुछ नहीं दिखता है। इतना करप्शन किए हैं कि उसके देखने से कोई एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, स्कूल अभी कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो स्कूल बंद हुए हैं उनको हम चालू करवाएं, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है अभी तक इन लोगों
को समझ में नहीं आया। हॉस्पिटल की क्या स्थिति? हॉस्पिटल बहुत खराब है, जैसे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि कटिकल्याण का जो हॉस्पिटल है वो जर्जर हो चुका है, पानी भरता है बरसात के दिनों में। और दंतेवाड़ा जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पर भी वही स्थिति है, और जो इलाज की व्यवस्था है वो बहुत ही घटिया है। वहाँ अगर कोई बीमारी का चेकअप करवाना है तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो तमाम तरह की समस्या, हम पीछे एक तरफ जाएंगे जनता की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं। नारी शक्ति मौजूद है, क्या आप लोग के मजबूती के लिए, विकास के लिए आप में से कोई बोलना चाहता है? खड़े होकर आप बेबाक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र है, आप अपनी बात मजबूती से रखें। मैं अभी सत्तासीन जो पार्टी है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो 4.5 साल आपने कार्यकाल गिनाया यहाँ पे अपनी उपलब्धियां, एक बार बैलाडीला जाइए, अभी निकलिए और पहुंचेंगे 2 घंटे के बाद। 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर का सफर तय करने में 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं, वो भी आप यहाँ से वहां पहुंचते तक अस्थि पंजर ढीला हो जाएगा। इतनी खराब रोड, विकास के नाम पे यह रोड है सबसे बेहतरीन। हमारे पास वीडियो है। ठीक है, बैलाडीला की खराब सड़क है। एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से निवेदन करूंगा, दोनों के प्रतिनिधि खड़े होंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आऊंगा। बैलाडीला आप जानते हैं? बैलाडीला जानते हैं। बैलाडीला के लोग आज इतने ज्यादा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो फर्राटेदार। नहीं, बैलाडीला आप जानते हैं? पहले हाँ नाम जी। बैलाडीला को हम जानते हैं। ठीक है, बैलाडीला में खुदाई कब से चल रही है? बैलाडीला में खुदाई 1967 के आस 67 से चल रही। प्लांट है क्या? हाँ प्लांट है। प्लांट है। वहां पे कच्चे लोहे को तोड़कर क्या स्टील बनाया जाता है? कुछ ऐसी सुविधा है? नहीं, यहाँ अभी वो सुविधाएं नहीं है। तो क्या कर रहे थे आप लोग 18 साल? नगरनार में उसी प्लांट को अभी लगवाए हैं। नगरनार में जो प्लांट अभी लगा है वो उसी। बैलाडीला बड़ा मुद्दा है। आपको नहीं लगता कि एनएमडीसी के ऊपर सरकार दबाव बनाकर उन्हें विवश करे कि जो इस शहर में वाकई एशिया की सबसे बड़ी खदान है, यहाँ की सड़कें तो चांदी की होनी चाहिए थी, इतना लोहा दिया तो यहाँ पे प्लांट होना चाहिए। उसी संबंध में हमारी तत्कालीन जो सरकार थी, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे उस समय, और नगरनार प्लांट जो हम लोग की परिकल्पना है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो अपनी जमीन दी थी कि हम एनएमडीसी का प्लांट लगेगा और एनएमडीसी ही इसको चलाए, ये बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज केंद्र की भाजपा सरकार अडानी अंबानी को देने के लिए तैयार बैठी है, और जिसका हम लोगों ने कहा यदि आप उनको देना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दो, छत्तीसगढ़ सरकार भी चलाएगी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने एमयू में वो सिस्टम को हटा दिया जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भागीदारी ले नहीं सकती है। तो इनके मन में प्राइवेटाइजेशन करना है, और नगरनार जो प्लांट है ये बहुत बड़ा मुद्दा है बस्तर के लिए कि वो एनएमडीसी ही चलाए, उसी के लिए जनता ने यहाँ पर अपनी सहमति दी थी। बैलाडीला में कांग्रेस का तर्क है कि ये जो सभी तर्क दे दिए, अब आप बताइए कि उसकी सड़क को लेकर, एनएमडीसी को लेकर, एनएमडीसी का क्या तर्क है? लाल पानी की भी समस्या, क्या इस संदर्भ में भी कोई मत गया है आपका? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पहले 15 साल में आपने ये बता दीजिए कि हमारे दंतेवाड़ा जिले के लोकल कितने बच्चों का वहां पे चयन हुआ है एनएमडीसी में। सिर्फ हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो रास्ता यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर, विधायक सब पूरा मिलकर के, शासन प्रशासन मिलकर के कोचिंग निकाला गया है, जिसमें बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उनको 50 नंबर का मार्क्स मिलेगा, और उस कोचिंग के माध्यम से आज हमारे पास 300 बच्चे वहाँ चयन हो चुके हैं। ये हमारे एनएमडीसी में भर्ती हो चुकी है, तो कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने 300 बच्चों को वहाँ रोजगार दिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं रोड की, तो भैया 15 साल में आपने रोड क्यों नहीं बनाया? हमारी सरकार ने इसी पैसे को लेकर उठा करके 100 करोड़ का रोड बना रहा है। तो भाई हम दे रहे हैं हमारे जिले को रोड, और वो हमेशा चलने वाली रोड देंगे, आपके साथ 15 साल में उखड़ने वाली नहीं देंगे। ठीक है, वो स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस में है। और रही बात आप लाल पानी से कहने की, लगातार आपके, सुनिए मेरी बात, लाल पानी से अगर बात करते हैं तो 54 करोड़ रुपया आपके शासनकाल में वाटर फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की, घर घर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कहां गया? आज तक वो पैसा वैसे ही रहा। लेकिन हमारी सरकार में आने के बाद जल जीवन को मर्ज करके उस काम को घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, एनएमडीसी के मुद्दे में तो भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आ रही। देखिए, डीएमएफ की राशि उसी के विकास के लिए यहाँ पर आती थी। हमारी सरकार के समय में डीएमएफ की राशि का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय विकास में किया जा रहा था। आपको ध्यान होगा कि 15-15 से 20-20 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत में विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, डीएमएफ की राशि रायपुर ले जाकर वहां से खर्च की जाती है। दूसरा सवाल यह है कि जहां तक यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार का विषय है, वर्ग 3 और वर्ग 4 की भर्ती पहले यहाँ पर स्थानीय जिले के हिसाब से की जाती थी, लेकिन
दुर्भाग्य से वर्ग 3 वर्ग 4 की भर्ती भी अब राज्य सरकार के माध्यम से होती है। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं जो विकास में पिछड़ गए थे, उन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे हैं उन्होंने आरक्षण दिया, व्यवस्था की, मार्क्स मिल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए सड़क के लिए निकाल दिया, फिर कहां वो डीएमएफ रायपुर कैसे पहुंच जाएगा? वही होता था कि डीएमएफ की राशि यहाँ पर कलेक्टर, यहाँ के कलेक्टर रायपुर में बैठते हैं क्या? यहाँ के कलेक्टर रायपुर में बैठते हैं क्या? तो कैसे डीएमएफ का मत रायपुर चला जाता? विषय में आरक्षण खत्म करने का जो घोर पाप है वो कांग्रेस की सरकार ने किया। कहाँ का आरक्षण? बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। कांग्रेस, जब भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण की व्यवस्था, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 32% आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको रोकने का काम, उसको रोकने के लिए जो केपी कांडे जो न्यायालय में, माननीय न्यायालय में वो जाकर के याचिका लगाया, उसको कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नहीं, आरक्षण पे हम बात करेंगे। अभी आप बैला डीला एनएमडीसी पे रहिए। आप लोग इतने साल आपने क्या किया? 32% आरक्षण, मैंने वही कहा कि उसको केपी कांडे जैसे व्यक्ति को उपकृत करने का काम किया। इन लोग आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासियों का हक छीनने का काम इन लोग किया। अभी हमारे माननीय पूर्व जिलाधीश ने कहा, पहले स्थानीय भर्ती की व्यवस्था का प्रावधान था आदिवासियों के लिए, उसको खत्म करने का काम किया। उसके बाद में आपका आदिवासियों के आरक्षण में प्रमोशन में, आप आदिवासी विरोधी, आरक्षण विरोधी। देखिए, आरक्षण के लिए जब दस्तखत की, जब कोर्ट में दाखिल किए, जब कोर्ट का आदेश आया, तत्कालीन सरकार 2012 में बीजेपी सरकार थी। इन्होंने 2012 से लेके 6 साल इन्होंने कोई वकील जो लगाए थे, केवल टाइम पास कर रहे थे। अगर उनको आरक्षण की चिंता होती तो इतना लंबा समय नहीं लगता। लेकिन जब भूपेश सरकार आने के बाद में, क्योंकि आदेश आ गया, 2 वर्ष कोरोना काल का समय था, हमारे 5 साल के उसमें 2 साल कोरोना काल का समय था। जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया, हमारी सरकार ने 2 दिन का विशेष विधानसभा बुलाया, विधानसभा बुला के उसको हमने कानून बनाया। कानून बना के रातों रात जैसी विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, रात में विधायक सभी लोग, मंत्री जी लोग जाकर के राज्यपाल जी के पास गए। राज्यपाल जी ने कहा था कि आपके विधानसभा में पारित होने के 1 घंटे के अंदर मैं हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन वो रहते हुए वो बेचारी भी राज्यपाल चाहती थी दस्तखत करूं, लेकिन बीजेपी जो केंद्र में सरकार है, इनके जो यहाँ के लोग हैं, उनको हस्ताक्षर करने से रोके और उठा के भेज दिए। उसके कारण एनएमडीसी में क्या प्रॉब्लम? उसके बाद 58% जो आरक्षण है, हमारी सरकार ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगाया। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों को लगाया, योग्य वकीलों को लगाया, और फैसला हमारे हित में आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दी उसके लिए। ठीक है, आपने कहा आरक्षण के कारण, मेरा सवाल था एनएमडीसी आरक्षण के कारण इफेक्ट हुआ है क्या? एनएमडीसी तो केंद्रीय है। देखिए, आज नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, एनएमडीसी के मुद्दे पर इन्होंने तमाम सवाल खड़े किए, आपके सरकार में ऐसा ये 100 करोड़ के विकास कार्य, आप आरक्षण में आ गए। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई आपकी सरकार रहते हुए एनएमडीसी के लिए स्टील प्लांट बनाना चाहिए था, निर्मित करना? स्टील प्लांट, नगरनार में स्टील प्लांट क्या है? नगरनार में जो स्टील प्लांट है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज नगरनार में स्टील प्लांट, जो इन लोग की सरकार में बाहर जाता था माल, वो कच्चा माल को नगरनार स्टील प्लांट खोल करके उसको यहीं पर क्या बोलना चाहिए, उसका वो किया जाएगा। नगरनार में क्या स्थानीयों को रोजगार मिल रहा है? दंतेवाड़ा की जनता को रोजगार मिल रहा है? नगरनार स्टील प्लांट में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, बताइए। नगरनार प्लांट जो खुला था, वो स्थानीय भर्ती करने का हमारा मांग था, उसे केंद्र सरकार बेचने के ऊपर तुली हुई थी, और हम विरोध किए और डर कर केंद्र भाग गई अपने दिल्ली। तो यानी कि नगरनार में कांग्रेस का कहना है कि नगरनार प्लांट उनकी वजह से, क्या स्थानीयों को नगरनार में रोजगार मिला है? नगरनार में स्थानीयों को रोजगार मिल रहा है? क्या स्थिति एनएमडीसी को लेकर? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। राज्य सरकार ने बिल्कुल दिया है रोजगार। जाके पूछ ले, पता कर ले, बीजेपी के लोग जाके पता कर ले, वहां आंकड़ा निकाल ले, फिर बात करें। जाके पता कर ले। चलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाता हूं। नगरनार में रोजगार मिल रहा है स्थानीयों को? हाँ, एनएमडीसी का यदि मुख्यालय हैदराबाद ले जाने का पाप किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि वह जब हमारे बस्तर का लोहा था तो उसका मुख्यालय क्यों हैदराबाद गया?
अगर आज हैदराबाद की बजाय पर जगदलपुर या दंतेवाड़ा में मुख्यालय होता तो ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता। उससे वंचित रखने का काम और बस्तर को पीछे धकेलने का काम 65 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में और यहां पर स्थापित थी, जिसने एनएमडीसी में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की। आज इंटक इन्हीं की संस्था है, जहां से रोजगार हमारे आम लोगों को लगने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर कांग्रेस और सीपीआई के लोगों को लगाया जाता है, उसमें भी पार्टीवाद किया जाता है। क्या हमारा सामान्य एक अंदरूनी क्षेत्र का कार्यकर्ता पहले आएगा, इनकी इंटक की सदस्यता लेगा, उसके बाद वह एनएमडीसी के लिए पात्र होगा? क्या इन्होंने सिर्फ लूटा है और आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एनएमडीसी के नाम पर। ठीक है, यानी कि नगरनार प्लांट चल रहा है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है देवगुड़ी परियोजना, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या वाकई देवगुड़ी को लेकर काम हुआ है, देवगुड़ी को लेकर विस्तार से सभी व्यापक रूप से काम हुआ है। कांग्रेस की सोच देवगुड़ी बनाने की थी। नरेंद्र मोदी, नरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी का है, केंद्र का पैसा है। क्या अगर इन लोग चाहे तो एनएमडीसी का पैसा से देवगुड़ी नहीं बना सकते थे क्या? नरेंद्र मोदी का क्यों बना रहे? और उसके बाद स्थानीय भर्ती बन रहा है, केंद्र का बने, राज्य का बने, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सवाल एनएमडीसी संसद से बना कानून है, अगर राज्यांश केंद्रांश उसमें आता है तो खर्च तो होगा ना। एनएमडीसी का पैसा कहाँ जा रहा है? माई दंतेवाड़ा में ये बताइए आप कि देवगुड़ी को लेकर सरकार की योजनाएं हैं, देवगुड़ी बन रही है। देवगुड़ी हमारी आस्था स्थल है, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बटा इतना है 1000 करोड़ एनएमडीसी की रंजुला। भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ी मुस्तैद होना पड़ेगा। देवगुड़ी को लेकर कैसे काम हो रहे हैं? ये देवगुड़ी का कार्य समाज का कॉन्सेप्ट है, ना कांग्रेस का भी सोचा ना बीजेपी सोचा है। ये समाज वाले ने जो इस चीज को पैसा कोई भी दे, इस देश का पैसा इस देश का जनता का पैसा है। नहीं तो पैसा आया है, खर्च हो रहा है, मैं ये जानना। देखिए देवगुड़ी का पैसा खर्च हो रहा है प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कई विधानसभा क्षेत्रों में थे, देवगुड़ी के पैसे में भ्रष्टाचार की बात थी। क्या यहाँ प्रॉपर तरीके से देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है, सभी चीजें हो रही है? देखिए हो रहा है, मगर ये जो बोल रहे हैं कि ये पैसा कांग्रेस ने दिया है सर, ये सब फंसाने वाली बातें, विपक्ष को मुस्तैदी से अपनी बात रखनी पड़ेगी। स्पष्ट रूप से आप बताइए, देवगुड़ी का पैसा खर्च हो रहा है? देखिए देवगुड़ी जिस टाइप का बनना था वो तो देवगुड़ी हमारे दंतेवाड़ा जिले में इतना पैसे हैं, एनएमडीसी में और डीएमएफ का पैसे है, वो देवगुड़ी बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं, सभी की नरवा घुरवा बाड़ी का कार्य हो रहा है। देवगुड़ी में क्या एक वो डोम बना दिए, उसके बाद तार बाड़ी घेराव किया है, बस उतनी तो है। विपक्ष देवगुड़ी के मुद्दे में कंफ्यूज है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है? क्या देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है? भाई विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि देवगुड़ी के मुद्दे पर काम हुआ, ये आपने स्वीकारा। चलिए अब अन्य, ठीक है, देवगुड़ी पे देवगुड़ी का जो मुद्दा है, कांग्रेस जो है खुद कंफ्यूज है। देवगुड़ी का मुद्दा जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने चालू किया है और उसको आगे बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी। योजना बीजेपी की है, बीजेपी के कार्यकाल में चालू हुआ है, ये बात को एक्सेप्ट करें। देवगुड़ी 15 साल में एक भी देवगुड़ी बनाए क्या? 15 साल में एक भी देवगुड़ी बनाए तो बताएं, हम लोगों को तो बन के करके दिखाया हमने। ठीक है, देवगुड़ी के मुद्दे पर विपक्ष कमजोर आता जा रहा है, लेकिन चलिए एक और योजना है, स्वामी आत्मानंद स्कूल। दंतेवाड़ा में स्वामी आत्मानंद स्कूल की क्या स्थिति है बताइए। आप पहले आप पूछिए कि स्वामी आत्मानंद स्कूल कैसे? छत्तीसगढ़ में कितने आत्मानंद स्कूल खोले बताइए? दंतेवाड़ा, ठीक है हम छत्तीसगढ़ में आएंगे। दंतेवाड़ा में स्कूल संचालित है, व्यवस्थाएं हैं, सुचारू रूप से सारी चीजें हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस पार्टी ने एक भी नहीं खोली है, सिर्फ नाम लगा के लेबल लगाया है। सारे पुराने स्कूलों का नाम बदला गया है, पूरे स्कूल पुराने, एक भी आत्मानंद स्कूल। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैदान है, वहां पर पीटी के टीचर हैं। बगल में चलिए स्वामी आत्मानंद नाम रखा गया है, हायर सेकेंडरी स्कूल और पुराने हाई स्कूल सबका नाम खाली रखा गया है, नाम बदल के स्वामी आत्मानंद बता रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल की कह रहे हैं, आत्मा नहीं है। ये पहली बात तो ये सारे स्कूलों को आप लोग तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, हमारी सरकार ने तो गवर्नमेंट किया उसको। और ये बता दें आपके जितने यहाँ बैठे हैं आपके सभी बच्चे उसी आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं, ये बताएं, जवाब दें। कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड है तभी तो आपके बच्चों को वहाँ स्कूल भेज रहे हैं आप लोग।
यानी कि विपक्ष कह रहा है, पक्ष कह रहा है कि आत्मानंद स्कूल बने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। आप सहमत हैं? नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। ये एकदम सत्य है कि जो उसका आज भी जो ड्रेस कोड है वो पुराना स्कूल से ही है, जो आत्मानंद का नया नहीं है। ड्रेस कोड ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में वृद्धि हुई है, नए बोर्ड आए हैं, नए टीचर आए हैं, मैदान आया है। अगर वाकई अंदरूनी इलाके में जाते हैं तो शिक्षा व्यवस्था हाल बेहाल है। कई स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है, कई स्कूलों में टीचर नहीं है। जहां 60-70 टीचर है वह एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। अतिथि शिक्षक दे सकते हैं वहां पे डीएमएफ मत से, वो भी नहीं देते अभी वर्तमान में। हमने कई बार इसका मांग किया है और कई स्कूलों तो में ऐसा है कि अभी जो बरसात में बच्चे बैठे रहते ऊपर से पानी टपकता है, इसको भी बार बार हमने किया। और खट्टे कल्याण में आप जाके देखिए, पूरा जो मरम्मत का काम है 5-6 महीना हो गया उसका सेंक्शन, अभी तक एक भी कार्य नहीं। पूरा बरसात खत्म हो गया, बच्चे बिक के पड़े। ये होती है ठोस आधार मजबूत वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं एक चीज बताता हूँ, ये मुखपाल में नाकापारा में अवार्ड प्राप्त स्कूल, अवार्ड प्राप्त वहाँ 70 बच्चे हैं, वहाँ पानी टपकता है और अभी फिर अवार्ड मिलने वाला है। यहाँ पर दावे भी हो रहे हैं कि साथ चले। आपको उन्होंने चुनौती दी कि उस स्कूल का आप मुआयना करेंगे आप? ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा नहीं साथ। लेकिन जहाँ आत्मानंद स्कूल पढ़ा वो भी मेरे साथ जाए कि बच्चे कुंजलिस के बच्चे दंतेवाड़ा में आत्मानंद स्कूल में पढ़ने ला रहे हैं। इनको परिस्थिति है कि इनको परेशानी इस बात की है कि एक किसान पुत्र भूपेश बघेल ने गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए आत्मानंद कैसे खोल दिया। आप आत्मानंद के मुद्दे पे उनके साथ जाएंगे उस स्कूल में? देखेंगे। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए कि कहीं ना कहीं दोनों लोग एक होके। भूपेश सरकार ने ठानी है कि गोठान बनाना है। क्या गोठानों का निर्माण दंतेवाड़ा में हुआ है? पक्ष भारी है, लेकिन विपक्ष का लिटमस टेस्ट करने के लिए हम आ रहे हैं कि गोठानों की क्या स्थिति है। देखिए, गोठानों का निर्माण हुआ है, पर आप यहाँ से मुख्यालय से आप निकल जाइए, हर चौक चौराहे पर निकल जाइए, किसी भी ग्राम में चले जाइए, किसी भी गोठान में एक भी गांव में पूरे गाय बकरियां पूरे जितने भी जानवर हैं आपको रोड में मिलेंगे। जितनी खरीदी होती है, भुगतान होता है, पैसा मिलता है लोगों को? कोई खरीदी नहीं होती है, केवल आंकड़े में बनाए जाते हैं, फर्जीवाड़ा किया जाता है कि इन महिलाओं को भुगतान किया गया। महिलाओं के को बिल्कुल किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आप बताएं। गाय गोठान की ये बात कर रहे हैं, विधानसभा में क्वेश्चन सौरभ सिंह जी के द्वारा उठाया गया था और स्पष्ट वहां पर कहा गया था कि आपने 1200 करोड़ रुपए गोबर खरीदी में खर्चा किए और 19 करोड़ रुपए की मात्र वर्मी कंपोस्ट घटिया किस्म की खाद आपने बिक्री की है। तो क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लगभग 1200 करोड़ रुपया गाय गोठानों में खाद है इनकी? दावे के साथ पूछेंगे गोठानों को लेकर क्या स्थिति है, भुगतान हो रहा है, गाय है, कंपोस्ट दिया जा रहा है, क्या कैसी स्थिति चल रही है? भैया मैं आपसे प्रामाणिक बात करूंगा। मैं आप लोगों ने इनसे 3 मुद्दे किए, मैं उसके बाद गोठान पे आऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने इनसे पूछा था यहाँ पे आपका जो डेनेक्स चला रहे हैं उस पे मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा। इनका डेनेक्स जो चल रहा है पुरानी दारू को नए बॉटल में बना के बेच रहे हैं। नारी शक्ति गारमेंट के नाम से चालू हुआ, आप डेनेक्स चालू किए। डेनेक्स में जो हमारी यहाँ की माताएं बहनें, आदिवासी जनजाति माताएं बहनें रह रही हैं, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। यहाँ पे उच्च कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल मजदूर होते हैं। आप यहाँ पे उनको रोजी कितना दे रहे हैं? 150 रुपए से उन माताओं बहनों का शोषण हो रहा है। मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूँ। चलिए डेनेक्स में माटी कला में आप चलिए, मैं दिखाता हूं उसको। इनकी गवर्नमेंट ने जवाब लेंगे इस विषय में भी कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम क्यों दी जा रही है। गोठानों को लेकर क्या स्थिति है अभी? सुनिए भैया, उसका हड़ताल हुआ है, मेरे पास ये वीडियो है। उनके शकील अल्पसंख्यक अध्यक्ष के उन माताएं बहनों को गाली दी और धमकाए। मेरे पास प्रामाणिक बात है, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। उसके ये अस्वीकार, बिल्कुल इसमें जवाब लेंगे। वीडियो है मेरे पास, एथेंटिक वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, एनएमडीसी पे मैं आता हूं। एनएमडीसी 1950 में भारत आजाद होने के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। 1950 में आपका एनएमडीसी प्राइवेट संस्था के साथ एनएमडीसी का उत्खनन कराया जा रहा था मलेंगर पहाड़ी से, जहां पे सबसे लोएस्ट सबसे अच्छी मात्रा में निकलता है। 1958 में इनकी सरकार बनी, इन्होंने एनएमडीसी का गठन किया, उसके माध्यम से इसका मशीनों से खोदने का किया। आप यहाँ पे पूरे आदिवासी भाई बैठे हैं। 1958 में यहाँ पे हजारों मजदूर मारे गए, आदिवासियों का नरसंहार हुआ, उसके नाम से आप देखिए 1958 में हुआ है, प्रमाणिक बात।
ठीक है, जो बीता 2014 से तो आपकी मजबूत सरकार है ना केंद्र सरकार में। इन्होंने हैदराबाद भेजा, यहाँ के मजदूरों का नरसंहार कराया और ट्रकों से भेजा। वो पूछे आप उनसे। मजबूत सरकार, तथ्यों आंकड़ों फैक्ट के साथ हम बात करेंगे। 2014 से आपकी केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं उसने नियमों को बदल दिया, क्यों नहीं बड़ी संख्या में कर दिया? हम अपनी संस्था यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्था यहाँ पे आएगी आदिवासियों का। दूसरी बात, यहाँ के स्थानीय लोगों को भर्ती का हम थाली ठोक के बोलते हैं, हमने दिया स्थानीय भर्ती करने का, नहीं तो यहाँ पे आंध्रा से आके भर रहे थे, हमने दिया यहाँ स्थानीय लोगों को। आप बताइए, सबसे ज्यादा लोहा जापान जा रहा था, आदमी हैदराबाद से आ रहे थे। ठीक है, आपने दिया, आपकी सरकार थी, आप दोगे, लेकिन क्या उन्होंने इसको मेंटेन किया, आगे बढ़ाया? बिल्कुल अभी किया, हमारे कांग्रेस ने मेंटेन किया? बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रोड देखिए, 4 घंटा में एनएमडीसी में पहुंच रहे हैं, पट्टा टूट रही गाड़ियों का। एनएमडीसी में बात होगी गोठान को लेकर, देखिए तथ्यों तर्कों आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे गोठान को लेकर। क्या गोठान का निर्माण है? गोठान का है क्या? इनमें से, इन लोगों में से भुगतान पा रहे हैं गोठान का? गोठान का ये प्रोजेक्ट है, ये नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी पे आधारित प्रोजेक्ट है। गोठान में जो महिलाएं घर में बैठी थी, उनको रिपा के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जा रहा है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। ये हमारे भूपेश बघेल की परिकल्पना है। भूपेश, सारे समाज के लोगों को जमीन दिया जा रहा है, ये हमारे भूपेश बघेल की सोच है। आज भूपेश बघेल ने हमेशा गरीबों को पंडित जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय इन लोगों ने गौशाला बनाया था, कितने गायें मरी थी, कितना घोटाला किया था, तब कहाँ गए थे 15 साल की सरकार में? अरे बोले अभी 1958 में एनएमडीसी आया नहीं था, उस पर सरकार खत्म कैसे करेगा? 1965 में आया है। नहीं, ठीक है, वो तथ्यों की उनकी भावनाओं वाली बात थी। तो गोठान को लेकर आप ही कहीं ना कहीं गिरते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि बड़े बड़ी सब जगह सभी चीजें। देखिए साहब, आप, मेरा ये कहना है, स्थानीय मुद्दे, दंतेवाड़ा का जो स्थानीय मुद्दा है, उठा दो ना तो सामने जनप्रतिनिधि। मैं मुद्दा को उठाना चाह रहा हूँ। दंतेवाड़ा में 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास, आपको जानता, उसमें 3 जिले प्रभावित है, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। लाल पानी बीजापुर जा रहा है, क्या बीजापुर में सीएसआर का पैसा उन लोगों को, करका, परलनार, दुग्गोल, वहां के आदिवासी बेचारे आज लाल पानी की समस्या को इन्होंने रेस किया। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, इसमें तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। लाल पानी की समस्या के निदान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, लाल पानी के लिए जो प्रभावित क्षेत्र है, लाल पानी का जो एनएमडीसी को लगातार कई बार कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया लाल पानी के लिए, और लाल पानी की लड़ाई हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। नहीं तो क्या सीएसआर जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है डीएमएफ, उसको यूज करके आप लोग बोरिंग बनवा रहे हैं, तमाम चीजें करवा रहे हैं? आपका धुरली में एक जगह है जहां पर फिल्टर प्लांट बनाया गया है, फिल्टर प्लांट के माध्यम से उन प्रभावित गांव में पानी। कर्मा जी, आप नहीं बच सकती, आप इस सवाल को बताइए। लाल पानी को लेकर उस तरह से संवेदनशीलता और कार्य नहीं दिखाई दिया जिस हिसाब से उन्हें। देखिए पीढ़ी, एक स्कूल में INS 24/7 की टीम गई थी, उसमें 100 बच्चे निकले थे, 100 में से 50 लोग, कोई कुबड़ा है, किसी के हाथ फ्रैक्चर है, ये संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले तो लाल पानी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए अगर हम खनन कर रहे हैं तो वो उस एरिया में इफेक्ट करेगा, ठीक है, और जब हम खनन भी कर रहे हैं, बोर भी कर रहे हैं, तो वो रेड ही निकलेगा, ये सभी को पता है, ठीक है। और रही बात, अगर आप बोल रहे हैं कि हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, तो सरकार के माध्यम से वही बता रहे हैं कि हम आयरन रिमूवल ट्रीटमेंट प्लांट जो लग चुका है आपका, हम ये नेरली में भी लगा हुआ है और गमावाड़ा में लगा, तो उसके माध्यम से हम पाइपों के द्वारा हम पाइपलाइन विस्तार किए हुए हैं और बाकायदा सबके घर में हम लोग चालू कर दिया गया है, तो पानी जा रही है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से। अच्छा, आप कितने दावों से संतुष्ट है लाल पानी को लेकर? देखिए, लाल पानी के मुद्दे पर आज तक कांग्रेस बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को ठगा है, मुआवजे के नाम से सिर्फ झुंझुना पगाया गया है। देखिए, 31 गांव आज भी एनएमडीसी के द्वारा लोकेटेड गांव हैं। 31 गांव में आज तक सिर्फ एक गांव में आपका गौशाला बना के दिए। उसको मैंने कहा एनएमडीसी वालों को कि क्यों आप लोगों ने इधर जो बाकी गांव है उसको क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे? वो तो कांग्रेस बीजेपी वालों को फैला रहे हैं, बाकी जनता को तो ऐसी झुंझुना बजा दे रहे हैं। क्योंकि उसके बाद डीएमएफ और सीएसआर और आपका रॉयल्टी का पैसा हर साल यहाँ पर लगभग 3000 करोड़ रुपया आता हमारा दंतेवाड़ा का, उसको बीजेपी वाला खाता है तो कांग्रेस वाला नहीं। एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी, आप जब भी कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो बीजेपी को साथ में लपेटे में ले रहे हैं, चक्कर क्या है भैया? वो 15 साल का है, दोनों जिम्मेदार हैं। अभी तो कांग्रेस की सरकार है। अभी हम वर्तमान में, आप लड़ेंगे, किसके विरुद्ध लड़ेंगे? मैं, देखिए, आप क्या बीजेपी के विरुद्ध लड़ेंगे? बीजेपी के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ अपने मुद्दों के विरुद्ध में लड़ूंगा, मुद्दों के साथ लड़ूंगा मैं।
मेरे को बीजेपी वाला भी वही इंसान लगता है, कांग्रेस वाला भी लगता है, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने छोड़ा उन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। ज्वलंत है लाल पानी का मुद्दा, सीपीआई से जानना चाहेंगे। ये एकदम फैक्ट है। लाल पानी में कोई भी पार्टी चाहे पहले क्यों भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी वर्तमान में एक न्यूज आया था, लाल पानी से ग्रसित 58 ग्राम है। वहां तो लाल पानी से ग्रसित कोई सरकार नहीं देता, वहाँ एजुकेशन चाहे हेल्थ तो सब डफ है। और एक लोहनगर गांव आया था, वहां की जनसंख्या 150-200 के करीब थी। अभी आप देखेंगे कि 15 या 20 बचे हैं, 20 बचे, और अब तक उस और वर्तमान सरकार का ध्यान नहीं गया, वर्तमान कलेक्टर का ध्यान नहीं गया। लाल पानी तो समस्या है, किसी का ध्यान नहीं जाता है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। तो सीपीआई सड़कों पर उतरती है? बिल्कुल उतरती है, इसमें हम लोग आंदोलन भी किए हैं, बिल्कुल उतरती है लाल पानी के संबंध में। लाल पानी तो है ही है। हम लोग तो इसीलिए हम केवल लाल पानी का उधरी बैलडीला क्षेत्र ही हो रहा था, फिर वही लाल मिट्टी को ला के जहाँ लाल पानी नहीं निकालने का। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा 3 जगह जहां पे सीपीआई मजबूत भूमिका में। क्या सीपीआई सड़कों पर उतरती दिखती है? सड़कों पर उतरे हैं आप सीपीआई के कार्यकर्ता इन बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, इतने संवेदनशील मुद्दों को लेकर? हम लोग हर वर्ष लड़ते हैं लाल पानी प्रभावित क्षेत्र को लेके, लेकिन वहाँ के कोई पैसा नहीं मिल रहा है प्रभावित लोगों को आज तक का। उनसे पूछिए कि कितने गांव प्रभावित आते हैं। आप में से जो भी सहभागिता लेना चाहे प्लीज आप हाथ खड़ा कर दे। अगर आप में से कोई मुद्दा बोलना चाहे, कोई भी पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही, बिल्कुल बताइए आप दंतेवाड़ा को लेकर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं इसी दंतेवाड़ा जिला का रहने वाला हूं। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको शासन प्रशासन सभी के पास हम लोग गए, धरना प्रदर्शन सब कुछ किए। हमारा मुद्दा है यहाँ जो चिटफंड कंपनी कई सालों से यहाँ पे राज कर रहा था, शासन प्रशासन के निगरानी में था, वो आज तक गरीबों को किसी को भी पैसा नहीं मिला। उसका मुद्दा हर जगह हम लोग देते हैं, हाई कोर्ट बिलासपुर तक भी गए हैं, आज तक कोई उस चीज को नहीं जान रहा है। ठीक है, चिटफंड कंपनी के मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी बात है सर। ठीक है, आपने मजबूती से कहा और भूपेश बघेल सरकार ने शायद कई लोगों का पैसा वापस भी किया है। ठीक है, चिट फंड पे हम बात करेंगे। लाल पानी के मुद्दे में कांग्रेस के दावे अपने हैं, भारतीय जनता पार्टी के घिराव करने की रणनीति अपनी है, लेकिन अभी भी आस है कई गांवों को लेकर। अब हम बात करेंगे 2 सबसे ज्वलंत चीजें जो छत्तीसगढ़ के हर जिले में रहती है, CSR फंड और DMF फंड, और देखना चाहेंगे कि क्या उसका मद सही ढंग से खर्च होता है, व्यवस्थित ढंग से खर्च होता है। 2014 के पहले जिले में लगभग 3 करोड़ DMF NMDC की तरफ से दिया जाता। आज 7 जिले के लिए 1000 करोड़ रुपया और दंतेवाड़ा जिले के लिए हर साल 300 करोड़ रुपया दिया जाता। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हर वर्ग के लोगों को DMF का फायदा मिलता था, लेकिन आज की डेट में DMF में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, केवल नेताओं और उनके इशारों पर। कोई तथ्य आंकड़ों के साथ। DMF एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है मैं समझ गया क्या है, फंड का सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है। मोदी जी की ये सोच थी कि जिस जिले में खनन हो रहा है वहीं पर उसका ज्यादा से ज्यादा भाग खर्च हो, मगर इनके द्वारा और इनके विधायक जिनका ना कोई विजन है इस क्षेत्र को लेकर के, इतनी बड़ी राशि हमको किसी प्रदेश से लेकर किसी के आगे हाथ फैलाने की इस जिले को आवश्यकता नहीं है, मगर उसके लिए हमको योजना किस तरह से लागू हो उसका क्या। तो ये हाथ फैलाते हैं क्या जाके? ये हाथ नहीं फैलाते हैं, ये तो हाथ भर भर के जेब के अंदर डाल रहे हैं। हाथ फैलाने का काम तो जनता कर रही है, जिनकी ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा कहना यह है भाई साहब, यहाँ पर यदि सही से उस पैसे का उपयोग किया जाता तो हर एक ग्रामीण को सही से रोजगार, सही से आवास और उसके पलायन जो। ठीक है, DMF CSR में मैं फैक्ट के साथ आंकड़ों के साथ आना चाहूंगा, क्या वाकई DMF CSR का सही से सदुपयोग हो रहा है? DMF का जो मद है, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी दंतेवाड़ा जिले का 60% का हिस्सा था। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उस हिस्से को कम करके दंतेवाड़ा जिले का जो था 40% किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लोग या जो जनप्रतिनिधि जो भी समिति में थे DMF में 60 से 40 क्यों किए? हमारे दंतेवाड़ा जिले का पैसा दूसरे जिले में क्यों दिए? क्या दंतेवाड़ा जिले का विकास नहीं चाहते हैं? जब आप राशि को बंदर बांट करके दूसरे जिले में दे रहे हैं तो हमारे जिले की राशि को जब आप कम कर रहे हो तो विकास चाहते नहीं हो। इनसे मेरा सवाल है कि एकदम फैक्ट आंकड़े की बात किए हैं आप, जो 60% राशि थी वो 40% क्यों की गई है?
दूसरा एक मुद्दा और है, जो सैलरी पाइप है एनएमडीसी की, सैलरी पाइप नगरनार की बचेली से जा रही है नगरनार। एनएमडीसी ने 6 करोड़ 84 लाख पैसा भांसी से लेके जवांगा तक के ले दिया है। जो 6 करोड़ 84 लाख जो पैसा है भांसी, बचेली, गमावाड़ा, मशेनार, धुरली, गमावाड़ा, दंतेवाड़ा, टेकनार, जवांगा, हौरनार क्यों नहीं दिए कांग्रेस वाले? उस 6 करोड़ 84 हजार पैसे को क्यों खा के बैठे? जवाब दें। ठीक है, ये तथ्यात्मक बात हुई। भारतीय जनता पार्टी में और उत्साह की जरूरत। पिछली सीट तो आप जीते थे, उत्साह की कमी क्यों है? चलिए ठीक है, मैं आना चाहूंगा। डीएमएफ की इन्होंने बात की। आते समय रास्ते में प्लांट लाइनें दिख रही हैं जिससे मिनरल भेजना है एनएमडीसी को, तो मुआवजा नहीं दिया गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। और तथ्यों में बात की है कि पैसा वो सही ढंग से नहीं पहुंच रहा जनता तक। नहीं, मुआवजा के अभी जो है मुआवजा लगभग 1500 करोड़ आसपास दे दिया गया। अधिकरण किसके शासनकाल में हुआ? अधिकरण की आप बात मत करिए, अभी क्रियान्वयन किसके शासनकाल में हो रहा है? आपके शासनकाल में हो रहा है। तो क्या पाइपलाइन बिछाने का पैसा दिया गया? सब किसान को पैसा दिया गया है। जहाँ से पाइपलाइन हर ग्राम पंचायत को विकास के लिए अलग से फंड दिया जा रहा है। पाइपलाइन जो है एनएमडीसी का है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें सभी जो भी प्रभावित लोग हैं उनको बराबर मुआवजा मिला जा रहा है। प्रभावितों को बराबर मुआवजा दे रहे हैं। एक मिनट, मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूं। हर पंचायतों को 30-30 लाख पैसे विकास कार्य के लिए दिए गए हैं। 60 लाख नगर पालिका दंतेवाड़ा का है, 60 लाख बचेली का है। जो विकास कार्य का पैसा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूं। जो राशि है बचेली से। दोनों आरोप है इनके, सीएसआर और डीएमएफ को लेकर। आपको लग रहा है कि सही से मत खर्च हो रहा? देखिए, मैं सन 66 से जो एग्रीमेंट हुआ था, जो बस्तर हमारा जिला हुआ करता था उस टाइम से, ये हम जानते हैं कि क्योंकि अब उस समय से पैसे, जब भी आपने कहा कि जो डीएमएफ, सीएसआर और आपका रॉयल्टी का जो पैसे हैं, वो पैसे में रॉयल्टी का पैसा जो पिछले बार मैंने पता किया था 6000 करोड़ रुपया आया था। 6000 करोड़ रुपया में 40% पैसा दंतेवाड़ा को छोड़ के बाकी अन्य जिलों को, बस्तर जिले में पहले आते थे, उनको दिया गया। उसके बाद डीएमएफ का मद सिर्फ हमारा दंतेवाड़ा का है, सीएसआर का मद सिर्फ हमारा दंतेवाड़ा का है। लगभग ऐसा 3000 करोड़ रुपया पिछले वर्ष में था। 3000 करोड़ रुपया में हम ये मानते हैं कि 143 पंचायत है, उन पंचायतों में एक पंचायत को 2-2 करोड़ रुपया देने से भी वहां का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपने कहा जब भी कि यहां पर तो चांदी के रोड होने चाहिए थे, लेकिन आज तक कांग्रेस, बीजेपी जब 15 साल थी तब कांग्रेस वाला ने डीएमएफ और सीएसआर के बारे में उनसे कभी नहीं पूछा। जब अभी कांग्रेस है तो आज भी बीजेपी वाला कांग्रेस से कभी नहीं पूछता कि डीएमएफ से क्या विकास हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से तो विकास डीएमएफ सीएसआर को लेकर बड़े संगीन आरोप लगाए गए आपके ऊपर कि हर पंचायत में इतनी राशि जाती है, आपने उसका आवंटन घटा दिया दंतेवाड़ा जिला के लिए, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, पहले चूंकि जो भी हमारा आवंटन कम कर दिया, बीच में बता रहे थे, क्योंकि बीजापुर भी लाल पानी से प्रभावित है, सुकमा भी प्रभावित है। क्योंकि सुनिए, जो 60% था, जो 37% जो हुआ है, 40% बीजापुर को बढ़ाया गया 9%, कुछ सुकमा को, कुछ नारायणपुर को, जो इससे जो लाल पानी की जहां श्रृंखला है, जी लाल पानी की जो श्रृंखला है उसके बांटा गया। उसके बाद डीएमएफ फंड ऐसा है, उसको केवल एक पुल पुलिया रोड में ही खर्च नहीं करना है। जो समिति का वो है, सरकार की गाइडलाइन है। पहले क्या केवल सप्लाई काम ज्यादा होता था, अब क्या कंस्ट्रक्शन वर्क, जो बुनियादी वर्क, यहाँ के लोगों को रोजगार देना, चाहे आप डिनेक्स फैक्ट्री बन रही हो, चाहे जितने भी रोजगार के साधन, आज स्कूलों में जो टीचर हैं फंसते नजर आ रहे हैं। मैं कर्मा जी का रुख करना चाहूँ। फंड जो है डीएमएफ फंड से ही डॉक्टरों का पेमेंट हो रहा है, तनख्वाह डॉक्टरों की डीएमएफ फंड से मिल रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज को मिलाकर के पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आपने मुद्दा नहीं उठाया सरकार के ऊपर कि हमारा फंड मत घटाइए, हमारे ही क्षेत्र में विकास हो, और जो इन्होंने कहा कि सही ढंग से, न्यायोचित ढंग से राशि वितरण नहीं हो रही। देखिए, ऐसा नहीं है। सभी पंचायतों में मैं समझती हूँ कि पूर्व में आप देखा जाए 15 साल में कोई जो रोड नहीं थी, आज हम लोगों का, आप नारायणपुर को हम जोड़ रहे हैं, इधर अरनपुर को से हम जगरगुंडा को जोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डीएमएफ की राशि ही है और उसी पैसे से हम जोड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और रही बात ये आरोप लगा रहे कि पैसा कहीं और जाता था, तो इनके साथ सुनिए, 2014 से इनकी केंद्र में सरकार है, और इनके जो तोमर जी थे, मंत्री थे, स्टील मिनिस्टर थे, आपको बता दूं उनके क्षेत्र में सीएसआर का फंड गया है। क्या किसी को जानकारी इसके बारे में? आप लोगों को पता नहीं है शायद। आपके मंत्री नेता भी पूरा पैसा लेकर गए। हमारी सरकार तो इतना अच्छा कार्य कर रही है, जो पैसा जिले का है जिले में खर्च हो रहा है बकायदा। अभी आप देखिए, आप कहते हैं
आप कहते हैं कि हम तो जब 20% घटा जैसा ये कह रहे हैं तब आपके मन में भी आया होगा कि अरे 20% पैसा बहुत होता है 6,000 करोड़ का। उसके बाद और एक चीज नया चीज बता दूं, हमारा 4 नंबर डिपॉजिट स्टार्ट हो रहा है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देन है, जिसमें हमारा जैसे ऑलरेडी जो खदानें हमारी नए प्रोजेक्ट 4 नंबर खदान खुलेगी, जिसमें जो लोग मतलब हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और एनएमडीसी का जो एमओयू हुआ है 52 और 49 के रेशियोज में, तो अब ये समझिए कि लोकल के लोगों को कितना काम मिलेगा और फंड हमारा और नया स्टार्ट होगा। तो ये अच्छी चीज दे रही है, नया बजट और आ रहा है हमारे जिले के लिए, तो आप ये सोचिए। तथ्यात्मक बात है। चलिए, आपके पाले में अब गेंद है CSR और DMF को लेकर, कैसे देख रही भारतीय जनता पार्टी? प्रतिष्ठा दांव में है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती थी और इस बार मुद्दे हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। कार्यकर्ता उत्साह ही नहीं दिखा रहे। कार्यकर्ता में उत्साह आप एक बार देख लीजिए, कार्यकर्ता में उत्साह देख लीजिए। हाँ, अब आता हूं विषय पे। भैया मेरे को थोड़ा समय, अब आता हूं विषय पे। क्या होता है जो ऐसा तो नहीं कि प्रतिद्वंदी है आपके बीच में? नहीं, DMF का जो पैसा है वो मूलभूत विषयों पर खर्च किया जाए, मूलभूत समस्याओं पर खर्च किया जाए। अभी हमारे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बात की गई थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय अध्यक्ष आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि डॉक्टरों को DMF से पैसा दिया जाता है। देना चाहिए, लेकिन मिल रहा है क्या? आप जाके पता कर लीजिए। डॉक्टर लोग महीनों से उनको पेमेंट नहीं मिला। कई डॉक्टर जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो डॉक्टर्स यहाँ पर नियुक्त किया गया था, वो डॉक्टर्स आज की डेट में नौकरी छोड़ करके जा चुके हैं। आज दंतेवाड़ा हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन के रह चुका है। यहाँ पर कोई भी मरीज का, पहले एक वो भी समय था बड़े से बड़े ट्यूमर का इलाज, कैंसर का इलाज, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज दंतेवाड़ा में हो पाता था। लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि यहाँ पर दंतेवाड़ा DMF का पैसा का बंदर बाट होने की वजह से कैंसर तक का इलाज होता था और इलाज क्या आज ही सुन रहे हैं मुंगई लाल के सपने टाइप का, कभी ऐसा नहीं हुआ यहाँ। ठीक है, DMF CSR फंड को लेकर आपकी पार्टी की? देखिए, DMF मत का पैसे बहुत सारा अभी विकास का नाम से आ रहा है। उसको जो अब इन लोग ना कांग्रेस पार्टी वर्तमान में सरकार में है, जहां उनका कांग्रेस के सरपंच है वहीं पर ही विकास करने दे रहे, जहां सरपंच कांग्रेस ही है। और जगह का पैसा क्या लैप्स कर दे रहे? बाकी पैसा बाकी विपक्ष के लोगों को तो उनका तालमेल नहीं जमता होगा। तो विपक्ष की लड़ाई इस बात की है कि उनके पास भी पैसा है। अभी देखिए, अभी बैलाडीला में देखिए, नगर में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा का एक ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है ना 50 लाख का। उसमें 50 लाख का जगह कितना 1 करोड़ रुपया निकाल के घपला किए कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस सरकार के मुकाबले में ऐसे लोग हैं, है ना? सारे क्या है, ये सब चीजें हमारा जनता का पैसा है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का है, ये जनता का पैसा है हमारी। ठीक है, तो CSR DMF को लेकर भी दंतेवाड़ा में जंग जारी है। अब आप कोई फैसला लेना कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर भी आवाज आ रही है। इससे बीच में दादा कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारा और DMF फंड का पैसा यदि कांग्रेस खाती है, आप बात ये करती है, तो ये आंदोलन करने उतर आते, ये इन्होंने आंदोलन के ऊपर में उतरे हैं क्या? ये बता, पहले जानकारी हासिल करे, उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप कर रहे। ये 1958 दादा ने आपकी जवानी को ललकारा है, जवानी को ललकारा है। वह खून नहीं वह पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो उम्मीद है कि इस बार आप विपक्ष में जोरदार भूमिका के साथ आएंगे। अब हम यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा उछाला गया और मांग की गई है कि उस विषय में बात हो। मैं यहाँ पे आऊंगा, रुक करूंगा कि आपकी क्या दरकार है। मैं पहले INS 24 का मां दंतेश्वरी की पावन धरा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने एक मंच दिया जिसमें हम तो भी अपनी बात को रख सकें। मैं कहना चाहता हूं, पक्ष विपक्ष जितनी भी योजनाओं को यहाँ पे हमें बता रहा है वो कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की गई है। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी के बलबूते पे दंतेवाड़ा को 2 बार प्रधानमंत्री अवार्ड मिला। और उसके बाद फैक्ट की बात करें तो जब 3 जुलाई 2018 को हम आंदोलन कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे मंच पे आते, उन्होंने कहा था 10 दिवस पे आपको नियमित करेंगे। उसके पश्चात TS सिंहदेव जी ने कांग्रेस की ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने कहा था कि हम आपको नियमित कर देंगे, लेकिन 4.25 साल बीत जाने के पश्चात भी हमारे वादे धरे के धरे। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करूंगा कि लगातार छत्तीसगढ़ में और दंतेवाड़ा पे संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। सरकार ने 2 वादे किए थे, आपको नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक नियमितीकरण का कोई पहल नहीं किया गया। उन्होंने कहा था किसी कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, लगातार 5000 संविदा। ठीक है, नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी है।
कांग्रेस पार्टी से भाग नहीं सकती। आपने कई बार खुले मंच पर कहा, आपके मुख्यमंत्री ने किया, आपने घोषणा पत्र में बात की नियमितीकरण की, लेकिन आज भी नियमितीकरण की कर्मचारियों के, लेकिन आज भी अधर में ये मुद्दा है। क्यों है? क्यों विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर रेज नहीं करते, आप अपनी बात नहीं उठाते? क्या आपको इन शिक्षकों का दर्द नहीं समझ में? नियमितीकरण के लिए जो इनका प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिला था, उनकी जो प्रमुख मांगे थी वो सब पूरी की गई हैं। इनको उसमें संतुष्ट हो गए वो लोग। संतुष्ट हैं आप? जीवा दादा, उनसे संपर्क करिए। मैं बताना चाहूंगा, मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात करने गया हुआ था। उन्होंने कहा आपका 27% बढ़ाया गया। मैं उनको बताया महोदय जी लगातार हम लोगों को 20% बढ़ा हुआ है, हम लोगों को 48% मिलना चाहिए था, जो हमारे हक की बात है। उसमें आपने हमें 27% दिया, 21% अभी भी बचा हुआ है। लेकिन आपने जन घोषणा पत्र पर नियमितीकरण का वादा किया था, पैसे नियमितीकरण को लेकर, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। पौने आपको नहीं लगता इस बार के चुनाव में नियमितीकरण को लेकर आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी? देखिए, नियमितीकरण के लिए कर्मचारी करीब 45,000 कर्मचारी है, हमको भी पता है पूरे प्रदेश में, लेकिन उसका जो भी होगा सही कोई भी कदम उठाए। नियमित किया है आपने? कितने कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया, कुछ ऐसी चीजें भी हुई? नहीं, पूरे विभागों से मंगाई गई जानकारी, और जैसा भी जो भी फैसला होगा जल्द होगा। नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या इन कर्मचारियों के साथ रहेगी? नियमितीकरण के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे अनियमित कर्मचारियों के साथ में खड़ी है और उनका नियमितीकरण होगा। अब मैं बता दूं, जोगी कांग्रेस के समय जब मध्य प्रदेश की शासन के बाद में जैसे ही सरकार अपना अलग हुआ था, तो 500 रुपया में शिक्षकों की, इन लोग शिक्षकों से काम लिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको शिक्षा कर्मी के बाद में उसको रेगुलर कर्मचारी बनाया। आज वो 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक का पेमेंट। तो आपने रेगुलर बनाया, तो ये लोग कौन है जो खड़े, किस शासन काल के लोग हैं? मैं उसी में आ रहा हूँ। शिक्षा गारंटी इन लोग लाए, 500 रुपए में काम करा रहे थे, उसको 60,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर आपने वो किया। आप साधुवाद के पात्र, लेकिन ये जो कर्मचारी खड़े वो किस शासन काल के? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी ने घोषणा कर दिया है कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम नियमित तत्काल करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस वाले मित्रों से पूछूंगा, आपने जन घोषणा पत्र में 10 दिन में पूरा करने का वादा किया था, क्या वो उस वादे का झूठ बोलने में मास्टर डिग्री हासिल कर? ठीक है, तो नियमितीकरण की मांग को लेकर भी मुद्दा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि वह उनके साथ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने कह दिया कि उनके साथ आएंगे। पूरी करो। एक और प्रमुख मांग दंतेवाड़ा को लेकर जो हो सकती है, दो हैं, एक युवाओं के रोजगार और दूसरा मुद्दा है पर्यटन का विकास। क्या यहाँ हुआ है? चलिए नब्ज टटोलते हैं। मेरे को नियमितीकरण के बारे में एक बात बोलनी है, कृपया मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं यहाँ काफी देर से बैठी हूँ, ठीक है। जो वर्तमान सरकार है, जो अभी सरकार है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि 60% जो आपका केंद्र से आ रहा है ना, अगर हम नियमित कर देंगे तो वो आना बंद हो जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में ये जब शामिल कर रहे थे नियमितीकरण की बात, तब आप ये नहीं सोचे थे कि 60% आना बंद हो जाएगा या हमको देना ही क्या? नितर जी उधर और बहुत सारे ठीक है, जाइए जीवानंद जी, आपका कहना है कि नियमितीकरण होना चाहिए बिंदु क्रमांक 11 में। बिल्कुल। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उन लोग घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। मेरे पास होर्डिंग है, इनके होर्डिंग है, ये इसमें लिखा हुआ था नियमित कर 10 दिन के अंदर नियमित करे जाएंगे पूरे अनियमित कर्मचारी। आज कितने दिन हो गए? 4.5। कांग्रेस के पास जवाब? कर्मचारी कठिन क्वेश्चन आपके पाले में। आने वाले दिसंबर 14 के बाद डेफिनेटली नियमितीकरण होगा, ये हम लोग देते हैं, विश्वास देते हैं। हाँ, प्रतिक्रिया बड़ा दावा किया जा रहा है। महोदय सिर्फ 10 दिन बोला गया था। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया है कि दिसंबर 2014 से नियमितीकरण होगा, तो सीधा इनके द्वारा कहा गया है। अभी सारे लोगों ने सुना है, और जब इनके द्वारा केंद्र के 60% से पूछ के घोषणा बनाए थे, इन्होंने साफ वादा किया था कि हम 10 दिनों में गंगा जल लेकर के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। तो उसका बड़ा मुद्दा है। और आप, अच्छा, आपके बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया हम इनके साथ खड़े, आपकी सरकार आएगी तो आप करेंगे? निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, लेकिन ये अब दोबारा गंगा जल उठाने के लायक इस प्रदेश में नहीं है। इन्होंने ठीक है, लेकिन आपके राहत की भी खबर है कि 15 अगस्त में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ अनियमित कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। बहरहाल देखने वाला विषय रहेगा। रोजगार को लेकर और दूसरा पर्यटन को लेकर। मां दंतेश्वरी का तीर्थ है, यहाँ पर एनएमडीसी, पर्यटन, ढोलकाल जैसा मशहूर मंदिर है। क्या पर्यटन को लेकर होटल्स हैं? क्या कुछ चीजें हैं? क्या पर्यटन को लेकर होटल हैं? जो था
क्या भी बंद पर्यटन है। को लेकर जो था होटल वो है? भी बंद है। जो था वो पर्यटन भी का बंद विकास है। हुआ है? सन्नाटा है, यानी पर्यटन का विकास नहीं हुआ। कागजी विकास खड़े होइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। पर्यटन के लिए पर्यटन का विकास आप कर रहे हैं, पहले ये बताइए, आप पर्यटन का विकास कर रहे हैं? कर रहे हैं। ढोल का तो गीदम में बना मोटेल क्यों बंद पड़ा है? कौन बनाया? कौन बनाया? तो आप चालू क्यों नहीं करा रहे? उसको उचित नहीं है। ये लोग पैसा कमाने के लिए कहीं भी बिल्डिंग बना दी है, कहीं भी स्कूल खोल दिए, कहीं भी आश्रम खोल, जिसका कोई उचित नहीं था, जंगल में बिल्डिंग बना दी है। आपको नहीं लगता कि ढोल काल, माँ दंतेश्वरी जैसे तीर्थ बड़े यहाँ के मास ड्रामेस्टिक चेंजेस के लिए हो सकते हैं, बड़े चेंज ला सकते हैं पर्यटन के नाम पर? पर्यटन के लिए मैं बता रहा हूँ, ढोल काल तक पहले दंतेवाड़ा से जाने के लिए आपको 15 किलोमीटर बाइक से जाना पड़ता था। अभी सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी बची है और 4 किलोमीटर पहले तक डामरीकरण रोड हो चुका है। माँ कौशल्या माता का मंदिर बन रहा है, दंतेश्वरी मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है, नया वहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है। ये सब पर्यटन ही है। माँ दंतेश्वरी कॉरिडोर बन रहा है, माँ दंतेश्वरी कॉरिडोर बन रहा है, बड़ा भव्य बन रहा है। आप देखिए बारसूर तालाब। सहमत है आप? सहमत है? कांग्रेस के मित्रों से मैं ये पूछना चाहूंगा, बारसूर महोत्सव का क्या हुआ? भैया आप यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ पर आए, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर्यटन देखें, बारसूर महोत्सव को बंद कर दिया गया। ये दुनिया के सामने जग जाहिर है, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, चिल्लाते बहुत ज्यादा है, वो चिल्ला करके अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन का अगर विकास हुआ तो बारसूर मंदिर जो मशहूर है उसका महोत्सव क्यों बंद किया गया? हमारी आराध्य देवी हैं, 15 साल इन्होंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। अभी आप भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर रिवर कॉरिडोर बन रहा है, माई जी का जो रास्ता है, जब आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने के बाद में भव्य सुंदर बन के तैयार हो रहा है। रही बात जो ढोलकाल मंदिर है, ढोलकाल के लिए पूरी डामर रोड करीब 4 किलोमीटर बचा है, करीब पहले 15 किलोमीटर था, पर रास्ता बढ़िया मस्त डामर बना दिया गया है अभी। अच्छा, हमने सुना ढोलकाल की मूर्ति गिरा दी गई थी भगवान श्री गणेश की, किस समय गिराई गई थी? बीजेपी सरकार के समय गिराई गई थी, बीजेपी सरकार समय गिराई थी, उसके बाद में फिर से करके प्रशासन द्वारा उसको स्थापित कराया गया था। जी, विकास कार्य चल रहा है पर्यटन को लेकर, ये बड़े दावे। पर्यटन एक ऐसा विभाग है जो इकोनॉमी का बूस्टअप हो सकता है। देश की इकोनॉमी कई देशों की सिर्फ पर्यटन के आधार पर है। अगर पर्यटन का विकास किया गया तो हो सकता है यहाँ पे बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्या हुआ है विकास? देखिए, जो विकास होना है, जो जिस गति से होना है, वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नगण्य दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहला चीज तो यहाँ पर जब कॉरिडोर की बात की जा रही है, कॉरिडोर की बात की जा रही है, वहां पर हम आदिवासियों का कई पीढ़ियों हजारों साल पहले से हमारा जो संस्कृति के देवी देवता वहां पर नाच गाना होता है, वो हमारी संस्कृति, आदिवासियों को संस्कृति छीनने का काम उसमें हो रहा है कॉरिडोर निर्माण करके। कहाँ के कॉरिडोर? हमारे दंतेवाड़ा मेंढका डोबरा हमारे लोगों का, हमारे दंतेश्वरी माई का, हमारे आदिवासियों का धरोहर है। वहां पर हमारा मेला मंडई होता है, हमारा देवी देवता का, हमारा संस्कृति का मंचन होता है, लेकिन उसमें कॉरिडोर निर्माण करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। आप बारसूर महोत्सव की बात करते हैं, वो भी हमारी संस्कृति के पहले वो था ही नहीं, अभी शुरू हुआ। उसमें अब कितने घोटाले हुए, कितने करप्शन हुए, ये सारे चीज करप्शन कर करके इन लोगों को ऐसा लगता है कि इसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। दोनों का काम ऐसे ही है, बीजेपी का भी कार्य वही है, कांग्रेस का भी वही है, क्योंकि संतुष्ट नहीं है ये पर्यटन को लेकर। चलिए अब स्थानीय रोजगार को लेकर चलते चलते तड़कती भड़कती डिबेट में आते हैं। क्या रोजगार के काम किए गए हैं? रोजगार की व्यवस्था दी गई है? स्थानीय रोजगार लगाए गए? लघु कुटीर मध्यम उद्योग लगाए गए? कांग्रेस सवालों को गोल मोटल करके घुमा रही है, खाली ठेकेदारी और एनएमडीसी और डीएमएफ पे ही जा रही। गांव में जो विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी योजना लाई है, क्या सरकारी योजना लाके सफल हुई है? तो गोठानों पे और गोठानों और उसमें आपका बेरोजगारी भत्ता पे सवाल नहीं। बेरोजगारी भत्ते पे भी आएंगे और बेरोजगारी पर भी हमारे हैं। बेरोजगारों को लेकर कुछ काम हुए हैं? जी, आपने 2 ही मत की बात करी अभी, डीएमएफ और सीएसआर की। आपने विधायक मत की बात करी क्या? अभी विधायक मत में 2 करोड़ मिलता है, उसका अगर आपको देखना है सीधा उदाहरण देखिए, 2 साल से वो टैंकर खड़ा हुआ है, वितरण नहीं हुआ है ये टैंकर। अच्छा ठीक, ये फेल है इस विधायक की। विधायक मैडम देवती कर्मा जी का नाम लिखा है उसमें, ठीक है। तो मैं, चलिए, आपने ये सवाल खड़ा किया, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, और उम्मीद है कि इस खबर के आने के बाद विधायक के जो प्रतिनिधि हैं वो इस टैंकर को निकलवाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये भी तो अधिकार होता है कि अगर वो टैंकर खड़ा है तो आप अपने ट्रैक्टर में लगाकर ले जाते ना, आपका हक बनता है। मैं खुद पार्षद हूँ दंतेवाड़ा नगर पालिका का, मैं खुद 4-5 बार इस चीज की सूचना रखी है, और पीछे जस्ट स्विमिंग पूल है जो नगर पालिका को सुपुर्द कर चुके हैं। इस साल जो गर्मी बच्चे
तरस गए, लेकिन हमको ये स्विमिंग पूल नहीं मिला, सिर्फ मात्र सरकारी बोलते हैं। यहाँ आप पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा कांग्रेस वालों से। पालिका में किसकी सरकार है? भाई साहब क्यों टैंकर नहीं निकल रहा है? ये क्या अड़चन जा रही है? अड़चन देखिए, विधायक पंच से मैं दूसरी बात तो मैं विकास की बात बोलना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार 2003 में आने के पूर्व, उसका पहले डीएमएफ और सीएसआर मत का कितना पैसा आता रहा, कहाँ जाता रहा। हमारे डॉक्टर रमन सिंह आने के बाद आप देखिए, मैं मान गया रमन सिंह जी आए, खूब विकास किए, आपकी सरकार गई, कांग्रेस आई, ये कहानी क्लियर है। ये भी विकास के दावे कर रहे हैं। मैं अभी बात करूं, ये टैंकर क्यों खड़ा है नगर पालिका के प्रतिनिधि होने के बाद? नहीं, नगर पालिका देखिए, मैं आपने निवेदन किया इनसे? सुनिए, ये रखने नगर पालिका का नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा वहाँ। वो भी आपने निवेदन किया कि भैया हमारे क्षेत्र में टैंकर खड़े हैं। हाँ। आपको भी तो अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। एक मिनट जवाब दे रहे हैं। हाँ बताइए आप। हाँ बताइए, टैंकर की बात कर रहे हैं ना, वो विधायक निधि का टैंकर है। एक मिनट, नगर पालिका का टैंकर नहीं है, उसमें जिस गांव को देना है उस गांव का नाम मेंशन है। जब पंचायत का नाम मेंशन है तो उसको नगर पालिका अपने कस्टडी में नहीं ले। तो मैं तो वही पूछा, तो फिर आपके कार्यकर्ता क्यों कह रहे हैं कि ये खड़ा है? पंचायत का है, पंचायत को दिया जा रहा है। आपने उस पंचायत के लिए मांग उठाई क्या? पंचायत के जो है, पंचायत वाले ना मांग उठाएंगे ना कि हमारे। ठीक है, चलिए आपके सभी तमाम सवालों का जवाब कर्मा जी से लूंगा। कर्मा जी आप भाग नहीं सकते इस सवाल से। जिस गांव के लिए टैंकर खड़ा है, अच्छा ठीक है, मैडम आप आइए। जो टैंकर खड़ा है वो अभी तक क्यों खड़ा है और उस गांव तक क्यों नहीं पहुंचा है? टैंकर इसलिए खड़ा है। नहीं, मैं आपसे, लोकतंत्र में क्या वो कमजोर है? कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता कमजोर है क्या? तो बैठिए। नहीं, हम लोग कमजोर नहीं हैं। दूसरा चीज, और एक्चुअली अभी जो ग्राम पंचायतों से जितने भी अभी हमारे पास मांग आई है टैंकरों की, उसके लिए हम लोगों ने रिजर्व करके रख लिया है। और अभी जितने भी ग्राम पंचायत अभी जो बैठक होगी उनमें उन लोगों को वितरण किया जाएगा। उन लोगों से भी लगातार मांगे आ रही थी, उन लोगों को वितरण किया जाएगा। कहाँ हम रोजगार में थे, कहाँ आप टैंकर की दौड़ में फंसा दिए। चलिए, रोजगार को लेकर क्या हुआ है? रोजगार अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे जो यहाँ के लोकल आदिवासी और धाकर समाज के, यादव समाज के लोग आज हमारे यहाँ आते थे सब्जी बेचने, 20 रुपए 30 रुपए की सब्जी, उसका भी कांग्रेस पार्टी और यहाँ की जो सरकार है, मतलब कलेक्टर साहब और जैसे भी बोले, वो सारी चीज निधि बन के हमारे यहाँ पूरा बैरिकेड लग गया है, जो हमने सबने विरोध किया है, जिसका सर्व आदिवासी समाज, सभी समाज ने विरोध किया, उसके बाद भी वो चीज नहीं हटा। ठीक है, इस मुद्दे पे बात करेंगे और वहां मैं एक बार आना चाहूंगा रोजगार को लेकर। ठीक है, आप में से जो भी बोलना चाहे प्लीज हाथ खड़ा करें, इनसे सवाल लीजिए। जीवानंद जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि स्लरी पाइपलाइन के लिए गांव वालों की जमीन को कौड़ी की भाव लिया जा रहा है। उनकी मांग है स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। गांव वालों को जिनकी स्लरी लाइन में जमीन प्रभावित हो रही है उनको एनएमडीसी में नौकरी मिलना चाहिए। आपका सवाल क्या है? पाइपलाइन को लेकर, वर्तमान में रोजगार को लेकर, रोजगार के संबंध में एक मुद्दा था, तो मैं पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो है ना, पूरी अपने स्थानीय भर्ती को छोड़ करके पूरे राज्य से भर्तियां ली जा रही है। यहाँ पे 10-10, 15-15 साल से भृत्य काम कर रहा है, संविदा पर, अनियमित पर, सहायक ग्रेड 3 काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को स्थानीय, ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। नेताजी सत्ता पक्ष से रोजगार को लेकर, मैं रोजगार के विषय पे तो नहीं कहूंगा, मेरे दो विषय हैं। एक तो दंतेवाड़ा का जो विकास हुआ है उसके ऊपर है। दंतेवाड़ा में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इससे पहले 15 साल बीजेपी ने शासन किया, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। दोनों पार्टियां मिलकर आज तक एक फ्लाईओवर नहीं खड़ा कर पाई। जिस रेल मार्ग से 1968 से आज तक करोड़ों रुपए का बेनिफिट हो रहा है रेलवे को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जिनको भी बेनिफिट हो रहा है, रॉयल्टी के नाम पे हो रहा है, एक फ्लाईओवर यहाँ दंतेवाड़ा के जनता को नहीं दिला पाया आज तक। दूसरा चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, एक कुछ दिनों पहले बैलाडीला में 50 लाख का एक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय और कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसकी वजह से वहां की जनता को काफी नुकसान हुआ। 50 लाख रुपए डूब गए। कार्यक्रम
कार्यक्रम ठीक है, ठीक है, कार्यक्रम पूरा व्यवस्थित रूप से तैयार हो गया था, उसमें जनता का प्रोग्राम था। ठीक है, ठीक है, मैं इधर आता हूँ। कांग्रेस सरकार, अब 2 महीना बचा है, जितना लूटना लूट लो। इधर उधर की बात ना कर, मुद्दे में आ, मुद्दे की बात कर। रोजगार पे हम फिर से आएंगे और रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है, फिर मैं जवाब लूंगा कांग्रेस। रोजगार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में बंद हो चुकी है। युवा भटक रहे हैं, डिग्रियां ले लेकर के वो धर धर भटक रहे हैं। नियमतः उनको जो इन लोग कहते हैं कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे युवाओं के लिए, दंतेवाड़ा जिला में हजारों की तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी के अगर ये टिकट पाते और जीतते हैं तो ये लगता है सीधे मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, सीधे सरकार को घेरते हैं आप। रोजगार, मैं रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे रोजगार सहायक है वो ज्यादातर यूथ है। उनको 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा किया था कि उनका 4000 मानदेय बढ़ा के 9500 करेंगे। हर जिला में बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया था, लेकिन आज तक उनको 9500 नहीं मिला और 4000 भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बैठे हैं, पूछ के देखो, बहुत बड़ी बात। ठीक है, ठीक है। रोजगार, देखिए, दंतेवाड़ा जिले की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसमें स्थानीय लोगों को 100% तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में लिया जाना है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार जो वादा किया था, ये उस वादे को कहीं पर भी पूरा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज तक भर्तियां तो निकाले नहीं है तो क्या भर्ती कराएंगे। अभी बिल्कुल अपना दंतेवाड़ा जिला में सिर्फ जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती करने का जो 100% जो वादा है, उस वादे को एक संवैधानिक है, संविधान पे लिखा हुआ है, ठीक, आधार पर भी नहीं हो रहा। ठीक है। अब ये जितने सारे आरोप लगाए गए आपके ऊपर, रोजगार स्तर पर कोई काम नहीं किया गया, मानदेय की बात की गई, उधर उन्होंने फंड की बात की, तमाम गांव के नाम गिनाए, रोजगार को लेकर आप क्या व्यवस्था करें? पहली बात तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा बोले थे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार मिलना था जो नहीं मिला। रही बात हमारे यहाँ रोजगार की, हम लोगों ने रोजगार कनिष्ठ चयन बोर्ड का हमने गठन किया। कनिष्ठ चयन बोर्ड गठन में था कि जो भी क्लास 3 के है, क्लास 4 के कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां कलेक्टर स्तर पे अपने जिले में होंगी, जिसमें फार्म भराए गए। और इसमें बस्तर फाइटर के 300 जवान, पुलिस की और भर्तियों में 300 जवान, और इस बाकी की भर्तियां भी चालू हो गई थी। इस बीच में इन्हीं लोग मित्रों के बीच से कोई कोर्ट में लगा दिया, कोर्ट में स्टे मिल गया, नहीं तो हमारी सरकार ने कनिष्ठ चयन। ठीक है, ठीक है, क्विक रिस्पांस चाहूंगा आपको। रोजगार को लेकर क्या क्या दंतेवाड़ा में काम हो रहा है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो आज एक मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है, तो अब ये सोचिए कि उसमें पूरे हमारे जिले के जो क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वही डॉक्टर बनेंगे, कहीं ना कहीं हम उनको रोजगार दिलाने के लिए वो व्यवस्थाएं कर रही है। तो सरकार व्यवस्था कर रही है, हम इतना विश्वास करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में जैसे हमने बताया कि शुरू स्टार्टिंग किया, आज मतलब हम रीपा का गठन किए हैं ब्लॉक स्तरीय, जहां पे हम उनको सीधे नौकरी काम दे रहे हैं, वो स्वयं बना रहे हैं, उसका एक मार्केट प्रोवाइड करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था किया जा रहा है। और आपकी सरकार ने क्या किया? 2 करोड़ बोला, 2 करोड़ तो आज तक किसी को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखिए, हमारी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। सरकार लगी हो तो देवियों और सज्जनों, अब आ गई है उपसंहार कंक्लूजन की घड़ी। हम विपक्ष से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और पक्ष से जानेंगे कि इस बार डिफेंस कैसे करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी। देखिए, हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, जो मेन हमारे मुद्दे हैं। उसके अलावा हमारा जो बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे मेन मैनिफेस्टो में रहेंगे। बाकी जनता जो मैनिफेस्टो में देगी, उसके आधार पर जनता को पूछ के, जनता के द्वारा जो बताए गए नियम के अनुसार, उनके मैनिफेस्टो के अनुसार। कांग्रेस के साथ मिलकर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस के साथ जो हो सकता, देखिए, मिलकर लड़ना नहीं लड़ना नहीं, मतलब केंद्र में इंडिया गठबंधन बना तो ऐसा तो नहीं। नया गठबंधन इसलिए बना, संविधान बचाने के लिए बना है, ना कि चुनाव लड़ने के लिए बना है। इस पर कोई नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? कौन से मुद्दे, वादे, घोषणाएं लेकर आप जाएंगे जनता के बीच दंतेवाड़ा के? हमारी स्वाभाविक है, शिक्षा मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य मुद्दा रहेगा, डीएमएफ की राशि का दंतेवाड़ा जिला में सही संचालन हो, यह मुद्दा रहेगा। देखिए, हम लोग सुनो, जल जंगल जमीन का मुद्दा हमारा तो रहेगा ही है। जल जंगल जमीन का मुद्दा लेके और बड़े बड़े कंपनी के खिलाफ भी हम लड़ेंगे, यहाँ पर होने नहीं देंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 18 में आपके पास सीट आई, 1 साल बाद आप खो दिए, क्या मान लें
23 में आपके पास? 23 में सीट तो हमारे पास आ चुका है, नकार दिया गया है कांग्रेस को। और सबसे बड़ा चीज हमारी जो सरकार है, हम स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन विषयों को लेकर के हम मैदान में उतरेंगे और जो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेंगे। ठीक है, कांग्रेस, आखिरी प्रतिक्रिया आपके पास आना चाहूंगा। क्या मुद्दे होंगे, क्या विकास के आपके दावे होंगे और किन चीजों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? 5 साल तो जब इनके विपक्ष का भूमिका नहीं निभा पाए, पहली बात तो आप इतने ही अगर अपने जनता के प्रति अगर इतनी जिम्मेदारियां होती तो मैं समझती हूँ मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ते। एक लड़ाई तो लड़ा नहीं, अभी साल भर 4 महीना नहीं होगा, बस लड़ना स्टार्ट कर दिया आपकी पार्टियों की तरह। ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है, ये कार्यक्रम करो, वो कार्यक्रम करो। आपने तो कोई कार्यक्रम किया ही नहीं है। तो लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने आप खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए कि जनता उसका जवाब देगी। आने वाले समय में पुनः हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी। भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश जी के जो कार्यक्रम थे, एक एक समाज का, एक एक वर्ग का उन्होंने ध्यान दिया। और रोजगार, चाहे अभी दंतेवाड़ा में 2 नए कॉलेज खुले हैं, तहसीलें 2-3 नई खुल गई हैं, तो जनता की जो डिमांडें थी, कई जगह पुलिस स्टेशन नए खुल गए हैं। ठीक है, तो भूपेश जी को और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। आखिरी वक्त है पोल का, तो दंतेवाड़ा की सीट कौन जीत सकती है? दंतेवाड़ा की सीट कौन जीत सकती है? अरे भाई, आप लोग पीछे खड़े, आप भी कुछ बता दीजिए, दंतेवाड़ा की सीट कौन जीत सकता है? भाई, हम तो इतना जानते हैं कि हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाए। दंतेवाड़ा के तमाम प्रतिनिधियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अपने सभी मुद्दों को लेकर पहुंचे। वोट यात्रा के माध्यम से हमने जनता को दिखा दिया कि आखिर दंतेवाड़ा में क्या मुद्दे चल रहे हैं। मैं नितेश गर्ग, न्यूज़ 24/7 हरिभूमि के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी तमाम जनता को आभार।